हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना पढ़ेंगे। हम लोग पिछला क्लास में 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। हम लोग पिछला क्लास में देखे थे कि अंग्रेज किस तरह एक व्यापार करने बोल के आए थे और यहाँ पर अपना सत्ता स्थापित कर लिए थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, वहाँ के किसानों को परेशान करना शुरू कर दिया। कैसे अपने फ़ायदे के लिए उन लोगों को अपना जो खेती से उन्हें फ़ायदा होता था उस चीज़ का खेती करवाने लगा। फिर धीरे धीरे नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया गया। नील की खेती करने के बाद अंग्रेज़ों की किसानों की ज़मीन जो है बंजर हो जाती थी, इसलिए किसान लोग और किसानों का कर्जा तो कभी ख़त्म ही नहीं होता था। उन लोग को लग ही नहीं रहा था कि उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो उन्होंने उसका बगावत किया। हम लोग पिछला क्लास में ये सब देखे थे। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे आदिवासी दीकू और स्वर्ण युग की कल्पना। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। 1895 में बिरसा नाम का एक आदमी है जिसको झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों में घूमता देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं और लोग मानते थे कि उसके पास कुछ चमत्कारिक शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियों को दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। सब मानते थे कि उसके पास कोई चमत्कारिक शक्ति है, वो कोई भी बीमारी को ठीक कर सकता था और अनाज की ढेरी को, छोटी सी ढेरी को बड़ा बना देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा। तब बिरसा ने घोषणा कर दिया कि उसे भगवान ने भेजा है और यहाँ के लोगों की रक्षा करने के लिए, और दीकुओं जो बाहरी लोग हैं, वो लोग जो आदिवासियों को गुलाम बना रहे हैं, उसकी गुलामी से आज़ादी कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे और कुछ ही दिन हुआ था कि हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वो उनकी समस्याएं दूर करने आया है। वे बिरसा को भगवान मानते थे। उन्हें लगता था कि ये जो बिरसा है उनकी समस्याओं को ज़रूर दूर करेंगे। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था, एक जनजातीय समूह जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था, लेकिन उनके समर्थक जो थे वो दूसरे जनजाति के लोग भी थे, संथाल और उरांव भी थे। वे सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे, और उनके समर्थक वही लोग थे जो अंग्रेज़ों से परेशान हो चुके थे, अंग्रेज़ों के अत्याचार से परेशान हो चुके थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी और उन लोगों को लगने लगा था कि उनकी जो संस्कृति है वो अंग्रेज नष्ट कर रहे हैं। आजीविका खतरे में थी और धर्म छीन बहन हो रहा था। उनकी आजीविका भी खतरे में थी और धर्म भी छीन बीन हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? अब क्वेश्चन ये कि बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था वे बाहरी लोग कौन थे? और बिरसा जो दीकू कह के सिख को बुला रहे थे वो बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? और उन लोग जो है दीकू लोग वहाँ के इलाकों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? और अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हमें ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे, और इस अध्याय में हम इसी तरह के सवालों का विचार करेंगे कि आखिरकार वे बाहरी लोग कौन थे जिन्हें दीकू कहा जा रहा था? अंग्रेज के राज में आदिवासियों के साथ क्या क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? यही सब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा आदिवासी समाजों के बारे में। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी, और जो ये लोग कबीलाई लोग का जो रीति रिवाज था वो ब्राह्मणों के द्वारा जो निर्धारित रीति रिवाज है उनसे काफ़ी अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते, और इन समाज में उतना भेदभाव भी नहीं दिखाई दे रहा था जो और समाज में जाति के आधार पर दिखाई देता है। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे थे। एक कबीला का सब लोग परिवार की तरह रहते थे, कुटुंब की तरह रहते थे। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फ़र्क नहीं था। एक ही जगह रहते थे, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि वो लोग के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फ़र्क नहीं था। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, उसमें दिखाया गया है कि उड़ीसा के डोंगरिया
कंध कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही थी। जो महिलाएं हैं वो नदी पार करके बाजार जा रही। अब है जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। 19वीं सदी तक जो आदिवासी लोग थे वो तरह तरह के गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। अब हम लोग देखेंगे झूम खेती क्या है। कुछ आदिवासी लोग झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। कुछ आदिवासी समुदाय जो है झूम खेती करते थे। अब झूम खेती किसको बोलते थे? झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। झूम खेती घुमंतू खेती के नाम से जाना जाता है। मतलब ये लोग कहीं जाते थे, वहाँ के जंगल को साफ करते थे, फिर वहीं पे अपना अनाज उगाते थे, फिर काट के फिर दूसरा जगह चल जाते थे। ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे। ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। ये लोग वहाँ जाते थे, पेड़ के ऊपरी हिस्सा काट देते थे ताकि धूप न ज़मीन तक आए, और ज़मीन में जो घास फूस रहता है उनको जला देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे, और जो उनसे राख पैदा होता था, जो घास जलाते थे, वो ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। और इस राख में क्या होता था? पोटाश होता था जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन के ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वो कुल्हाड़ी से पेड़ को काटते थे और कुदाल से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखर देते थे। वो खेत ऐसा नहीं कि खेत जोत के उसमें खेती कर रहे हैं, वो ऐसे ऊपरी सतह को खुरच देते थे, उसी में बीज बो देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी, उसे काट कर वो दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। फिर एक बार फसल तैयार हो जाता था, उनको काट लेते थे, फिर दूसरी जगह चले जाते थे। इसलिए झूम खेती को घुमंतू खेती भी कहा जाता है। ये लोग जहाँ जाते थे वहीं पे जंगल को साफ करके खेती कर लेते थे, उस फसल को काट लेते थे, फिर दूसरा जगह चल जाते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी, और जो फसल जिस जगह पे वो लोग अभी फसल काटा वो कई साल तक वहाँ ऐसे ही पड़ती पड़ा रहता था। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? पूर्वोत्तर और मध्य भारत का पर्वतीय क्षेत्र में। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बैरोकटोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। इन आदिवासियों का जो जीवन है वो कोई मतलब वो लोग को कोई रोक टोक नहीं है। वो लोग जंगल में आवाजाही करके फसल उगाने के लिए और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी कि वे केवल इसी तरह से घुमंतू खेती कर सकते थे। वे केवल इसी तरह घुमंतू खेती करते थे। जनजातीय समूह किस तरह रहते थे, तो हम लोग पहला देखें कि कुछ झूम खेती करते थे। अगर देखेंगे कुछ शिकारी और संग्राहक थे। कुछ आदिवासी झूम खेती करते थे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। बहुत सारा आदिवासी समूह था पशु का शिकार करके और वन्य उत्पाद, जो वन में जो चीज़ फलता फूलता था उसको इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे, और ये समुदाय जो है जंगल को बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था, और उड़ीसा के जंगल में रहने वाला समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था जो जंगल को बहुत इम्पोर्टेंट मानता था। पशुओं को शिकार करके और वन उत्पादन से ही उन लोग का ज़िंदगी चलता था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। और इस समुदाय के लोग जो ग्रुप में शिकार करने के लिए निकलते थे और जो भी शिकार करते थे वो आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे, और वो खाते क्या थे? तो जंगल से उनको जो फल और जड़ें मिलती थी उनको वो खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे, और खाना पकाने के लिए वो साल का और महुआ का बीज का जो तेल होता था उसका यूज करते थे। इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे, और वो जब बीमार पड़ जाते थे तो इलाज के लिए वे जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे, और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। और जंगल से उनको कुछ ऐसा मिलता था जो बेचने लायक तो उसको बेच देते थे, इससे उनको कुछ पैसे मिलते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए
कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी वे तो खोंड समुदाय के लोगों के पास ही जाते थे। जब भी वहाँ का जो स्थानीय बुनकर होता था या फिर चमड़ा कारीगर को कलर के लिए पलाश का या कुसुम का फूल का ज़रूरत होता था तो खोंड समुदाय के पास जाते थे, क्योंकि वो लोग जंगल पे आश्रित थे, वो जंगल से उत्पाद इकट्ठा करते थे, उनको बेचते थे। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसमें दिखाया गया डोंगरिया कंद कबीले की औरतें पंडानों की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही है और इन पत्तियों से पतले बनाएगी। ये महिला लोग जो है पत्तियां इकट्ठा करके ला रही है और इनसे वो पत्तल बनाएगी, पत्तल बना के बेचेगी। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे, और ये जो समुदाय थे इन लोग को चावल और अनाज कहाँ से मिलता था, ये क्वेश्चन है। कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था, कई बार तो ये लोग चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था कि हमें ये देंगे आप ये दीजिए, बार्टर सिस्टम के जैसा। लेकिन वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। वे अपना जो कभी कभी कुछ कीमती चीज़ भी देकर नॉर्मल अनाज ले लेते थे वो लोग। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था और कभी कभी ज़रूरी चीज़ खरीदने के लिए उन्हें मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। तो कुछ आदिवासी जो थे आसपास गांव में कुछ काम रहता था उनमें काम करते थे, जैसे कोई बोझ ढो रहा है, कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी कर रहा है। कई आदिवासी खेत मजदूर भी थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था, और अगर जब वन उत्पाद ख़त्म हो जाता था या कम पड़ जाता था तो उनको मजदूरी के लिए भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। लेकिन कुछ ऐसा समुदाय था जो औरों के लिए काम करने से कतराते थे, उनको खराब लगता था, जैसे बैगा समुदाय। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। बैगा लोग खुद को जंगल का संतान मानते थे, उनको काम करना अच्छा नहीं लगता, उनको लगता था हम जंगल का संतान है और हमें जंगल से जो मिलेगा उसी को खाकर हम रह जाएंगे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात होती थी और बैगा जनजाति अपने आप को अपमानित महसूस करता था मजदूरी करने के लिए। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी, और जो चीज़ आसपास नहीं मिलता था वो आदिवासी लोग खरीदते भी थे। इसी वजह से वे कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। उन्हें कुछ कुछ चीज़ खरीदना भी पड़ता था, जिसके वजह से वे कभी कभी व्यापारी पर, कभी महाजन पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे, व्यापारी जो है बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारत की बाहरी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। व्यापारी लोग बहुत ज़्यादा दाम में चीज़ें बेचता था। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन ब्याज बहुत ज़्यादा होता था, और सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा देते थे लेकिन बहुत ज़्यादा ब्याज लेते थे। व्यापारी लोग भी बहुत महंगा में बेचते थे। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया, और इसके वजह से जो ये जमींदार लोग, व्यापारी लोग आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। अब इसका ये फल आया कि ये लोग अब व्यापारी को, महाजन को अपना ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका जड़ उसी को मानने लगे। वो लोग महाजन व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों का जड़ मानने लगे थे। ऐसा हमको एक आंसर मिला ना कि दीकू, वो लोग किसको कहते थे, तो इसी को दीकू कहते थे वो लोग, कि ये लोग को परेशान कर रहा है, अत्याचार कर रहा है इस पर। कुछ लोग झूम की खेती करते थे, हम लोग पढ़े, कुछ शिकारी और संग्राहक थे, कुछ आदिवासी, और कुछ आदिवासी जानवर भी पालते थे। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इसमें भारत में कुछ आदिवासी समुदायों के इलाके, इसमें दिखाया गया है कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, जैसे सहारिया, भाटिया, भील, वान गुर्जर, बेगास, बंजारा, गोंड, संथाल, मुंडा, उरांव, इधर है नागा, खासी। इस तरह सारी जनजातियां भारत के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में पाई जाती है। कुछ आदिवासी जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। बहुत सारे आदिवासी जो थे जानवर पालकर अपनी जीविका चलाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। वो अपने मवेशी और भेड़ों को लेकर यहाँ वहाँ जाते रहते थे। एक जगह जहाँ घास खत्म हो जाता था तो उसको लेकर फिर दूसरे जगह चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। और पंजाब के पहाड़ों में जो वन गुज्जर जनजाति रहते थे और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे।
कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडेरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। मतलब अलग अलग जनजाति अलग अलग पशु पालते थे। जैसे कि पंजाब में जो रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश वाले लबाड़िया गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय गडेरिये थे तो और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें आप सिर्फ ऐसे ही देख लीजिए, अगले साल का जो 9th क्लास का हिस्ट्री है उसमें आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक स्रोत दिया हुआ है, शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त। ये स्रोत दिया हुआ है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती? आपने ध्यान दिया कि जो लोग विभिन्न प्रकार के समुदाय में रहता है वो लोगों को वहाँ के लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसा नहीं होता। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच काम के बंटवारे से चलती थी। और वो लोग जो होते थे उन लोग का जीवन कैसे चलता था, खास क्रम और काम को बांट के कि ये जेंट्स करेगा ये लेडीज़ करे, ऐसे बांट के बंटवारे पे चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 40 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए थे। ब्रिटिश मानव विज्ञानी जो थे वेरियर, उन्होंने 1930 और 40 के दशक में कई साल बैगा जनजाति और खोंड जनजाति के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समयक्रम और काम के बंटवारे को समझा जा सकता है। तो वहाँ पे जब वो एक दशक बिताए थे एल्विन, तो उसके बारे में कुछ लिखे हैं। इसको पढ़कर आप जान सकते हैं कि वो लोग काम का और समय का बंटवारा कैसे करते थे। चैत में औरतें इकट्ठा करने और बच्चे खूचे ठूंठों को काटने जाती थी। चैत में जो औरतें हैं वो बच्चे खुचे जो ठूंठ रहते थे उसको काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। और पुरुष जो है बड़े पेड़ को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। और शिकार के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागों, इमली और मशरूम आदि फल बिनकर लाती थी। औरत जो है साग चुन के लाती थी, मशरूम चुन के लाती थी, फल वगैरह चुन के लाती थी। मतलब महिलाएं जो है वो कूट खाट जो बच गया उसको काटने जाती थी, पुरुष शिकार पे जाते थे। फिर महिलाएं साग, मशरूम ये सब चुन के लाती थी, फल बिनकर लाती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थे या महुआ के बीज इकट्ठा करती। और बैगा की जो औरतें, बैगा जनजाति की, या तो कंद इकट्ठा करती, जड़ वाला जो फल है उसको इकट्ठा करती है, या फिर महुआ के बीज इकट्ठा करती है। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं का सबसे अच्छा शिकारी माना जाता है। और मध्य भारत में बैगा जनजाति को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता है। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें जली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। बैसाख में जो है जंगलों को जला दिया जाता था और जो जली लकड़ियाँ होती थी औरतें उसको बीनकर ईंधन के लिए ले आती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। आदमी रोज़ शिकार पर जाते थे, रोज़ लौट आते थे, गांव से दूर तक नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। जेठ में फसल का बुआई होता था और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ में से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। आषाढ़ से भादों तक जो मर्द है वो खेतों में काम करते थे। क्वार में फलियाँ आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और अगहन में जो है फसल तैयार हो जाती थी। और पूस में पटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियाँ भी पूस के महीने में होती थी। अगहन में वो लोग फसल वसल काट के पूस में उसका पटकन कर लेता था। नाच गाना और शादियाँ पूस के महीने में होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरह चलते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह की जाने वाली मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था। ये चक्र पहला साल के होता था, दूसरा साल में शिकार के लिए और टाइम मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी ज़रूरत पड़ने लगती थी। ये एक कैल्विन का ने वहाँ पे जो देखा उसका एक अंश दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आदिवासी लड़की है जो ईंधन की लकड़ी ले जा रही है। कुछ आदिवासी लोग एक जगह खेती करते थे, कुछ घुमंतू होते थे, कुछ शिकार करते थे, कुछ वन उत्पाद पर निर्भर रहते थे, कुछ लोग एक ही जगह रह के खेती करते थे।
19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। 19वीं सदी से पहले बहुत सारा जनजाति जो है एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वो बार बार जगह बदलने की बजाय एक ही जगह रहकर खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। वह अब हल का भी इस्तेमाल करने के लगे थे। पहले तो ऐसे फावड़ से ऊपर ऊपर ज़मीन को खोद देते थे, उसी में बीज बो देते थे, हल नहीं जोतते थे। लेकिन अब वे हल का इस्तेमाल करने लगे थे और ज़मीन पर उनको अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। छोटा नागपुर के मुंडाओं में जो ज़मीन है पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुछ कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया, और जिन्होंने आकर ज़मीन को सबसे पहले साफ किया उन्हीं को उस ज़मीन का वंशज माना जाता था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। वैसे ज़मीन पर सबको बराबर का हक होता था, लेकिन फिर भी कुछ लोग ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते, बाकी उनके अनुयायी होते थे, और कुछ उसका मेन मुखिया बन जाता था और बाकी अपना अनुयायी बना लेता था सबको। जो ताकतवर होते थे वो खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे, और जो ताकतवर होते थे वो अपनी ज़मीन जो है बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्रह के घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। तो ब्रिटिश अफसर को जो है गोंड और संथाल जो एक ही जगह रहकर खेती करते थे, घुमंतू खेती करने वाले आदिवासियों से ज़्यादा सभ्य लगते थे। उन लोग को जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। ब्रिटिश अफसर जो है जंगल में रहने वाले को जंगली और बर्बर मानते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी। अब अंग्रेज़ को लगने लगा था कि उन लोगों को एक जगह बसाना और उन लोगों को सभ्य बनाना जरूरी है। इस पार्ट में इतना ही। हम लोग दूसरा पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।